प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। साल 1920 में कनाडा के एक नेता राहुल दांदुरंड ने कहा था कि उनका देश एक फायरप्रूफ हाउस है। राहुल का यह कहने का मकसद यह था कि कनाडा 3 तरफ से महानगरों से घिरा हुआ है और दक्षिण में अमेरिका है जो उसका दोस्त देश है। कनाडा का सुरक्षित वातावरण उसकी पहचान बनी, लेकिन अब सुरक्षा बदलते भू राजनीतिक हालात में तेजी से गायब होती जा रही है। कनाडा अब भारत चीन के साथ भिड़ गया है और ये दोनों ही सबसे बड़ी आबादी वाले उभरते ताकतवर देश उसे दबोचे हुए हैं। भारत के साथ जहां खालिस्तानी आतंकियों को लेकर मुद्दा काफ़ी गर्म है, वहीं चीन भी पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने आरोप लगाया कि चीन उसके घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। यही नहीं, हाल ही में चीनी सेना ने दक्षिणी चीन सागर में उसके विमान के बहुत करीब अपने फाइटर जेट को उड़ाकर डरा दिया था। यही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो जस्टिन ट्रूडो को बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान डांट लगा चुके हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। जस्टिन ट्रूडो ने निजी बातचीत को लीक कर दिया था, जिससे चीनी राष्ट्रपति भड़क गए थे और उन्हें जमकर डांट लगाई थी। जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर महीने में भारत के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर दुनिया को सन्न कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया और बस इतना कहा कि इसके विश्वसनीय आरोप हैं। इसके बाद भारत ने जब पलटवार किया तो कनाडा को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ट्रूडो के सुर में सुर मिलाने वाले कनाडा की विदेश मंत्री मेलानिए जोली ने अक्टूबर में दिए अपने भाषण में कहा कि विश्व व्यवस्था बहुत तेज़ी से बदल रही है और 3 समुद्रों से घिरा हमारा स्थान हमें सुरक्षा नहीं देगा। जस्टिन ट्रूडो अपनी नीतियों की वजह से अब भारत और चीन दोनों के ही निशाने पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन दोनों ही सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं और इस सदी की उभरती हुई शक्तियाँ हैं। ट्रूडो के राज में कनाडा की यह विदेश नीति सवालों के घेरे में आ गई है, वह भी तब जब आर्थिक ताकत और अवसर दोनों ही एशिया की ओर जा रहे हैं, इसमें भी खासतौर पर भारत और चीन के पास। कनाडा के सीनेटर और विदेशी मामलों की कमेटी के चेयरमैन पीटर बोइहम कह चुके हैं कि भारत और चीन जैसे देश कनाडा को ज़्यादा धमका सकते हैं जो अमेरिका से कम शक्तिशाली है। विशेषज्ञों के मुताबिक कनाडा के लिए भारत के रिश्ते सुधारना ज़्यादा जरूरी है। कनाडा में 13 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का 4% है। कनाडा भले ही सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन प्राइवेट में भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को वाकई गंभीरतापूर्वक बढ़ाना चाहता है तो उसे और ज़्यादा प्रयास करना होगा। चीन से निपटने के लिए एशिया के कई देश भी अब निजी तौर पर क्वाड में शामिल होने की बात कह चुके हैं। कनाडा के लिए यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। आइए अब हम नीदरलैंड के बारे में बात करें। नीदरलैंड में अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे गीट विल्डर्स ने कुरान में ज़्यादा विश्वास रखने वाले मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहा है। फ्रीडम पार्टी PVV के नेता गीट ने कहा है कि वो मुसलमान किसी इस्लामिक देश में जाकर रह सकते हैं जिनका भरोसा कुरान पर है। गीट ने अपने बयान में कहा कि ऐसे मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं जो धर्मनिरपेक्ष कानूनों से ज़्यादा कुरान को महत्व देते हैं और कुरान के कानून को देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके लिए किसी इस्लामिक देश में जाकर रहना ठीक होगा। नीदरलैंड में उनके लिए जगह नहीं है। गीट ने अपने बयान में कहा कि मेरा नीदरलैंड में रहने वाले सभी मुसलमानों के साफ संदेह है कि अगर आप हमारे देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानते हैं तो आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। ऐसे बहुत हैं जो देश से ज़्यादा कुरान को मानते हैं। प्रोफेसर कुम्पस की रिपोर्ट कहती है कि 7 लाख मुसलमान ऐसे हैं। मैं इन सभी को गेट आउट कहना चाहता हूँ। जाइए और जाकर इस्लामिक देश में रहिए, क्योंकि वो आपका कानून है, ये आपका देश नहीं है। गीट विल्डर्स ने यह भी कहा कि वो अगले PM बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि आज कल या परसों PVV सरकार का हिस्सा होगी और मैं इस खूबसूरत देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। एक पोस्ट में उनकी फ्रीडम पार्टी के साथ सहयोग करने की अनिच्छा के लिए अन्य पार्टियों के रुख पर निराशा भी व्यक्त की है। बता दें कि गीट की पार्टी को मौजूदा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिलने के बाद उनकी काफ़ी चर्चा है। गीट विल्डर्स नीदरलैंड में विपक्षी नेता के तौर पर बीते कुछ सालों में लगातार इस्लाम विरोधी बयानबाजी करते रहे हैं। इस्लाम और मुस्लिमों का विरोध गीट और उनकी पार्टी PVV के राजनीतिक अभियान का हिस्सा रही है। पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कई विवादास्पद वादे किए हैं। इनमें सार्वजनिक स्थलों पर इस्लामिक हेड स्कार्फ पहनने को गैरकानूनी घोषित करने, मस्जिदों को बंद करने और कुरान पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी शामिल है। हाल ही में गीट विल्डर्स ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि सभी फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में स्थानांतरित करके
इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी हल किया जा सकता है। आइए हम बात करें मलेशिया की। क्रिसमस और नए साल पर विदेश जाने की तमन्ना रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 1 दिसंबर से भारतीय एवं चीनी नागरिकों को 30 दिन का वीज़ा मुक्त प्रवेश देने जाने की घोषणा की है। थाईलैंड और सिंगापुर ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हालिया सप्ताह में इसी प्रकार की घोषणाएं की थी। इब्राहिम ने कहा कि वर्तमान में खाड़ी देशों और तुर्की एवं जॉर्डन सहित अन्य पश्चिमी एशिया देशों को यह सुविधा प्राप्त है तथा अब यह भारत और चीन को भी दी जाएगी। मलेशिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी बरनामा के अनुसार इब्राहिम ने साथ ही कहा कि वीज़ा छूट के दौरान कड़ी सुरक्षा जांच की जाएगी। इब्राहिम देश की वित्त मंत्री भी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया आने वाले सभी पर्यटकों आगंतुकों को प्रारंभिक जांच की जाएगी। सुरक्षा एक अलग मामला है। यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है या किसी से आतंकवाद का खतरा है तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुरक्षा बलों आयोजन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस समय 8 आसियान देशों को सामाजिक यात्राओं, पर्यटन और व्यापार के उद्देश्य से मलेशिया में 30 दिवसीय वीज़ा मुक्त प्रवेश दिया जा रहा है। मलेशिया में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। मलेशिया टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में मलेशिया में कुल 3,24,548 भारतीय पर्यटक आए। उसने बताया कि 2023 की पहली तिमाही में मलेशिया में 1,64,566 भारतीय पर्यटक आए, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 13,370 पर्यटक आए थे। श्रीलंका ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश पहल शुरू की है, जो 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। थाईलैंड ने भी भारत एवं ताइवान के लोगों को यह छूट दी है, जो 10 मई 2024 तक जारी रहेगी। दरअसल मलेशिया समेत इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है और यही वजह है वो चाहते हैं कि भारतीय टूरिस्ट उनके देश में आए। भारतीय इन दिनों बड़े पैमाने पर दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन उनका पसंदीदा ठिकाना दुबई और मालदीव जैसे देश हो गए हैं। अब मलेशिया भारतीयों को अपने देश में बुलाना चाहता है। कोरोना के पहले ज़्यादा भारतीय मलेशिया जाते थे, लेकिन अब यह संख्या गिर रही है। आइए अब हम प्रतिष्ठित बुकर प्राइज़ 2023 के बारे में बात करें। प्रतिष्ठित बुकर प्राइज़ 2023 का विजेता घोषित हो गया है। आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनकी किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। लिंच ने भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू को पछाड़ा है। मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। प्रॉफिट सॉन्ग एक परिवार की कहानी है जो एक भयानक नई दुनिया से जूझ रहा है। विजेता लिंच का कहना है कि मैं आधुनिक अराजकता को दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरी किताब कई समस्याओं पर केंद्रित है। इसमें सीरिया की समस्या, विस्फोट, शरणार्थी संकट और पश्चिमी देशों में अशांति सहित कई मुद्दे शामिल हैं। बता दें, पॉल अब 5वें आयरिश लेखक बन गए हैं जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है। इससे पहले आयरिश मंडोक, जॉन बेनविले, रॉडी डायल और एनी एनराइट प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुरस्कार समारोह कार्यक्रम लंदन के ओल्ड ब्लिंग्सगेट में आयोजित हुआ था। बुकर प्राइज़ 2022 के विजेता सेहान करुणातिलका ने 2023 के विजेता पॉल लिंच को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बता दें कि करुणातिलका श्रीलंकाई लेखक है जिन्हें पिछले साल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। बुकर प्राइज़ 2023 के अध्यक्ष ESI एड्रू ज्ञान ने कहा कि प्रॉफिट सॉन्ग दरवाजे की उस पहली दस्तक की तरह है जो हमें शालीनता से बाहर निकालता है। कहानी में हम आयरलैंड की एक महिला की ज़िंदगी को जान रहे हैं। देश की भयानक दुर्दशा में अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। महिला लगातार आगे बढ़ रही है, वह अधिनायकवाद में उतर रही है। आइए अब हम जो है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में बात करें। हिंदू संगठनों के बीच एकता को मजबूत करने और सनातन धर्म के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रहों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के संकल्प के साथ 3 दिवसीय विश्व हिंदू कांग्रेस का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान प्रतिनिधियों ने विदेश में चुने गए हिंदू जनप्रतिनिधियों का समर्थन करने का भी संकल्प लिया ताकि वे संगठित होकर आपस में बातचीत को बढ़ाकर उनके खिलाफ चल रहे राजनीतिक माहौल से निपट सकें। वहीं आयोजकों ने यह भी ऐलान किया कि अगला विश्व हिंदू कांग्रेस 2026 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में हर प्रतिनिधि को एक संदेश के साथ लड्डू के डिब्बे वितरित किए गए जिन पर लिखा गया था, दुर्भाग्य से हिंदू समाज एक नरम लड्डू जैसा दिखता है जिसे आसानी से टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, फिर आसानी से निगल लिया जा सकता है। इसमें आगे लिखा गया, एक बड़ा कठोर लड्डू मजबूती से बंधा और एकजुट होता है और इसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। हिंदू समाज एक बड़े कठोर लड्डू की तरह होना चाहिए जिसे तोड़ना मुश्किल हो और दुश्मन ताकतों के खिलाफ खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। बैंकॉक में आयोजित सम्मेलन हिंदू संगठनों के बीच एकता को मजबूत करने और सनातन धर्म के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रहों का
प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। आयोजकों के मुताबिक इसमें 61 देशों के 2100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी ने रविवार को समापन भाषण किया। आरएसएस प्रमुख ने दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं से लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म शांति और खुशी का मार्ग खोलता है और पूरी मानवता को सभी प्राणियों के अस्तित्व की आत्मा मानता है। विश्व हिंदू कांग्रेस के संस्थापक स्वामी विज्ञानंद ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हिंदुओं तक पहुंचने की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। हम अब इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज और अन्य संस्थानों का निर्माण करने वाले ईसाई संगठनों के निमंत्रण से मंदिर की भूमि को फिर से हासिल करने पर फोकस किया जाएगा। विज्ञानंद ने कहा कि ये मंदिर की भूमि है जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है। ये हमारी कानूनी जमीन है, उन्हें इसे वापस सौंपना होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।